प्रिय बंधुओं, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी दूंगा जिसके माध्यम से यदि आप स्वरोजगार स्थापित करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से उसको स्थापित कर सकते हैं। आपको उसमें अनुदान का लाभ भी मिलेगा, ऋण भी मिलेगा और सभी प्रकार से आप अपना पूरा प्रोजेक्ट उसमें स्थापित कर सकते हैं। तो उस योजना का आप सभी नाम जानना चाहेंगे। वो नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह केंद्रीय शासन की योजना है और बहुत अच्छी योजना है। इसके माध्यम से सभी को फ़ायदा लेना चाहिए। तो जो भी स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, पहली चीज़ तो हम ये बताएं कि स्वरोजगार के संदर्भ में मैंने पिछले वीडियो में सभी लोगों को बताया था कि क्या क्या स्वरोजगार स्थापित आप कर सकते हैं। तो यदि आपने तय कर लिया है ना, उसमें मोटी मोटी चीज़ आपको ज़रूर क्लियर हो जाना चाहिए। वो ये कि कोई भी स्वरोजगार या उद्योग स्थापित करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। वो कौन कौन सी है? पहली चीज़ तो आपकी आप उसमें रुचि रखते हैं कि नहीं, वो कौन सी चीज़ जो है जो आप बनाना चाहते हैं, है ना, और जिसमें आपकी बहुत रुचि है और आप उसको अच्छी तरह से बखुशी कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहली चीज़ तो आपकी रुचि होना चाहिए। आपकी प्लास्टिक में रुचि है कि आपकी लेदर में रुचि है कि खनिज में है कि फूड में है, जिस चीज़ में भी आपकी रुचि हो वो आपको होना चाहिए। फिर आपको ये देखना है कि उसमें आपको किसी प्रकार का अनुभव है कि नहीं है। ये आपके पास एक ना एक प्रकार का अनुभव होना चाहिए। या तो आपके पास उसका मार्केटिंग का अनुभव हो, यानी आपने उस प्रोडक्ट को कहीं ख़रीदा है, बेचा है ना, बनाया है, कुछ भी किया है, ये एक अनुभव हो जाता है। कुछ साल 6 महीने का अनुभव होना चाहिए। या दूसरा आपने कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग की है, कहीं बनाते हुए देखा है ना, या आपने कोई ट्रेनिंग ली है ना। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग भी पूरी पर्याप्त नहीं है। ट्रेनिंग के साथ साथ आप उस प्रोडक्ट से ही आपका तालमेल होना चाहिए। या तो आपको अनुभव बेचने का होना चाहिए या बनाने का होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ में भी आपका मतलब तीनों चीज़ों में से या तो मार्केटिंग का अनुभव हो, बनाने का अनुभव हो, है ना, या खरीदी बिक्री का अनुभव हो, है ना, कुछ भी आपको अनुभव होना आवश्यक है उसके अंतर्गत। तो मैं आपके बताना चाह रहा था कि आपको अनुभव हो किसी न किसी प्रकार का, तब उसमें आप जो है हाथ डालें। अच्छा, चौथी चीज़ ये है कि आपको ये सब प्रोजेक्ट बनाने के बाद ये देखना है कि आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं कि नहीं। जो चीज़ आप कच्चे माल बाहर से लाएंगे, मशीन लाएंगे, लेबर लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, और उसके बाद आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं कि नहीं, है ना। मान लो आपने 5 लाख का जो है वह पूरा सामान खरीदा और आपका इन्वेस्ट लेबर पेमेंट में, अन्य व्यय में, तमाम सब में खर्चा आ गया, तो अब 5 लाख की जगह आपका जो है 5.5 लाख में सामान बिकना चाहिए। यदि 50,000 बच गए तब मानिए कि आपने 10% उसमें कमाया है। वैसे तो मेरे ख्याल से कम 25% आपको उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। यानी 5 लाख यदि खर्च हुए हैं तो आपको 6.25 लाख रुपए उसमें से मिलना चाहिए। तो 25% का यदि आपको प्रॉफिट हो गया है, इतना आप कमा सकते हैं, इतना आपने अनुमान लगा लिया है, तब फिर उसको उद्योग में डालना, उसका उद्योग या उसका व्यवसाय करना आपको जायज़ है, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें ये है कि आप ये देखें कि उसका जो है प्रॉफिट जो रहेगा उसमें आप जो है सभी चीज़ें एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अपनी खुद का आपको जो है एक लेबर का पेमेंट भी एक प्रकार से मिलना चाहिए। मान लो आप कहीं काम करते तो मैनेजरी का पैसा नहीं मिलता आपको, कुछ काम करते तो सुपरवाइजरी का कुछ भी मिलता, वो मिलना चाहिए। किस्त आपकी जो है बैंक की, मान लो 5 लाख लिया है तो 10,000 किस्त उसकी आपकी उसमें होनी चाहिए। और फिर आपको फर्दर मतलब जो है आगे चल के आपको अपना उद्योग व्यवसाय बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आपको भविष्य की पूंजी के लिए कुछ बचत उसमें हो रही है कि नहीं, है ना। तो ये तमाम आपको खर्चे देख रहे हैं कि यदि निकल सकते हैं तब तो उस उद्योग में आप हाथ डालें, है ना, वरना उसमें बिल्कुल हाथ ना डालें। एक तो अनुभव हो आपको, दूसरा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं कि नहीं, ये सब आपको होना चाहिए। मान लो आपने सब ये तय कर लिया, है ना, तो आपने ये देख लिया कि यार हम ये इसमें कमा सकते हैं। और हमने एक चीज़ और ज़रूरी है
है ना, वो फिर आगे हम बताएंगे, फिर भी आपको अभी समझा देते हैं कि आपको ये देखना है कि जहाँ उद्योग आप स्थापित कर रहे हैं या व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं वो सही जगह है कि नहीं है ना। जब आवागमन का साधन अच्छा है, मान लो व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं तो चाय की दुकान आप स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट, तो वहाँ एक चौराहा है कि नहीं है, आने जाने रुकने का साधन है कि नहीं है, 50 तो इंस्टीट्यूट है कि नहीं है, तभी चलेगा, है ना। एक मैं उदाहरण दूँ, एक बच्चे ने जो है ना फ़ोटोकॉपी की मशीन डाली, और वो फ़ोटोकॉपी की मशीन ऐसे ही कॉलोनी में स्टार्ट करती जहाँ कॉलोनी के सिवा कोई आदमी थे ही नहीं, तो बाहर कितने लोग जो है उसमें काम कराएंगे। भाई वहाँ कॉलेज होना चाहिए था, वहाँ मार्केट होना चाहिए था पास में, तब तो वो व्यवसाय चलेगा। आखिर वो जो है उन्हें 1 लाख रुपए, बहुत पहले की बात है ना, सन 2000 की, वो उसमें जो है नहीं चल पाया धंधा, फेल हो गई थी मशीन, बैंक का लोन नहीं चुका पाया। तो हमें अप्रोप्रिएट जगह भी होनी चाहिए, अच्छा जगह पर्याप्त भी होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कभी छोटी सी जगह ले ली और कल को आपको उद्योग चलने लगा तो फैलने के लिए जगह भी नहीं है। जगह हमें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पर्याप्त होना चाहिए। एक तो मुख्य ये कि जहाँ उसके लिए उचित जगह हो और पर्याप्त जगह हो, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो चलिए, सब ये जो है बहुत गहराई की बात है। जब अपन जो है ना कोई उद्योग चुन लेंगे, उसके बाद अपन फिर प्रोजेक्ट वाइज उस पर देखेंगे कि मशीन आप कौन सी ले रहे हैं, कच्चा माल कहाँ से ला रहे हैं, लेबर की क्या व्यवस्था करेंगे, है ना, कहाँ डालेंगे, तमाम चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे। तो हम ये चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि कौन सी स्कीम है, कौन सी योजना है जो आज बहुत अच्छी चल रही है, जिसमें हम उद्योग व्यवसाय डालेंगे एक मीडियम टाइप का, तो वो हमें सब प्रकार से मतलब फ़ायदेमंद रहेगा। तो वो योजना है आपकी प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम। ये प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम भाइयों बहनों बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत आपको यदि आपके पास ज़मीन है या किराए की ज़मीन ले रहे हैं, जैसे भी है, उसमें भवन या शेड बनाने के लिए पैसा मिलेगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। आपको जो भी मशीनरी उसमें लग रही है, पूरी मशीनरी खरीदने के लिए पैसा मिलेगा। उसमें जो भी कच्चा माल लग रहा है, कच्चा माल क्रय करने के लिए आपको पूरा उसमें पैसा मिलेगा। साथ में अन्य जो भी, मतलब कहने का वर्किंग कैपिटल, अन्य व्यय, लेबर पेमेंट, तमाम सब के लिए जो है आपको पैसा इसमें प्रावधान रहता है। तो कहने का तात्पर्य यदि आपके प्रोजेक्ट के भाषा में कहें तो आपके लिए भवन के लिए, मशीनरी के लिए और वर्किंग कैपिटल, तीनों चीज़ों के लिए इसमें पैसे का प्रावधान रहता है और उस पर पूरे पे सब्सिडी मिलती है। तो ये एक बहुत खासियत है स्कीम। और दूसरी खासियत इस स्कीम की क्या है जो हम पहले बताना चाहते हैं कि इसमें उम्र का उतना ज़्यादा बंधन नहीं है। आप 50 साल के भी हैं और बैंक यदि आपको तैयार है तो लोन मिल सकता है आपको, है ना। तो इसमें बैंकेबल है, यानी बैंक उचित समझेगा कि आप लोन चुका सकते हैं तो आपको लोन मिल सकता है। इसमें एज का बहुत ज़्यादा वो लिमिटेशन नहीं है, आय का लिमिटेशन नहीं है। आपकी आय कुछ भी हो सकती है, इसमें आय से हमें कोई लेना देना नहीं, शासन को आय से लेना देना नहीं है। तो आय का बंधन नहीं है, उम्र का बंधन नहीं है ना। ये दोनों खास चीज़ है इस स्कीम के अंतर्गत। और अनुदान आपको पूरे में मिल रहा है, जितनी तीनों चीज़ों में लोन उसके लिए मिल रहा है। तो ये सब सुविधाएं इसके आकर्षण के बिंदु है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के। और मैं सभी आपके भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि इस स्कीम को ज़रूर ध्यान में रखें और इसके अंतर्गत ही लोन को प्राथमिकता दें तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्कीम क्या है और इसके जो है प्रावधान क्या क्या हैं। योजना का पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने बताया कि ये प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम है और केंद्र शासन के द्वारा संचालित योजना है। ये योजना 3 विभागों के माध्यम से संचालित होती है जिलों, मतलब प्रदेश में। जहाँ तक मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश या मेरे ख्याल से ये तमाम पूरे भारतवर्ष की ही बात है ये, कि ये पूरे भारतवर्ष में जिला उद्योग केंद्र है जहाँ उद्योग संबंधी पूरी जानकारी मिलती है। व्यवसाय स्थापित करना है, उद्योग स्थापित करना है, उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो सबके लिए एक सरकारी विभाग है जिसका नाम है जिला उद्योग केंद्र। मध्य प्रदेश में इसका नाम हो गया है जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, है ना। तो ये जिला उद्योग केंद्र पूरे भारतवर्ष में हर जिले में स्थापित है। इनमें आप जो है संपर्क कर सकते हैं लोन के लिए। तो ये योजना कौन सी? प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र में संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ साथ एक विभाग है जिसका नाम है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड।
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के भी लगभग सभी जिलों में, भारतवर्ष के सभी जिलों में कार्यालय होते हैं। वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो जिला पंचायत में बैठते हैं, किसी किसी जगह उनके जो है स्वतंत्र कार्यालय हैं। तो खादी ग्रामोद्योग के जो मैनेजर हैं, अधिकारी हैं ज़िले में, उनके माध्यम से भी इस स्कीम में लाभ मिलता है। और तीसरा जो है जो संस्था है वो है खादी ग्रामोद्योग तथा आयोग, खादी आयोग जिसको बोलते हैं। ये एक केंद्रीय कार्यालय है एक प्रकार से खादी का, और इसके माध्यम से भी जो है हमें लोन मिलता है इस स्कीम के अंतर्गत। जैसे भोपाल में इसका खादी आयोग का कार्यालय है, गौतम नगर में है ना, भोपाल में। और इनके जो है अधिकारी ज़िलों में भ्रमण करते हैं और प्रतिनिधि के जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करके लोन लिया, उनके माध्यम से इस योजना के अंतर्गत लाभ लिया जा सकता है। तो मैंने बताया तीन संस्थाओं के माध्यम से लोन मिलता है। अब रहा सवाल कि योजना की पात्रता क्या है ना। सबसे पहली बात तो ये होती है कि पात्रता किसको है। पात्रता तो पात्रता के संदर्भ में जो निरक्षर आदमी है उसके लिए भी इस योजना के अंतर्गत लोन मिल सकता है, और जो 8वीं पास है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सकता है। तो दो कैटेगरी है, एक तो 8वीं पास से कम निरक्षर भी है उसको भी लोन मिलेगा, और जो 8वीं पास या 8वीं से ऊपर है उनको भी लोन मिलेगा। तो पहली बात ये है कि इसमें शिक्षा का यही केवल क्राइटेरिया है कि निरक्षर के लिए भी फ़ायदा हो सकता है और साक्षर मतलब 8वीं पास के लिए। तो 8वीं से कम वाले को कितना लोन मिलेगा? 10 लाख तक का उद्योग के लिए मिल सकता है और 5 लाख तक सेवा व्यवसाय के लिए। और 8वीं पास यदि कैंडिडेट है तो उसको कितना लोन मिलेगा? 25 लाख तक का उद्योग जो है वह स्थापित कर सकते हैं। उद्योग 25 लाख तक के उद्योग के लिए उसको लोन मिल सकता है, और 10 लाख तक के सेवा व्यवसाय के लिए उसको लोन मिल सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि सेवा व्यवसाय कौन सा है और ये उद्योग कैसा है। तो मैं आपको समझाऊं एक सरल भाषा में कि जितने भी तमाम तरह के आप कोई चीज़ बना के कोई कच्चे माल से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको उद्योग कहते हैं। जैसे आप देखें कि शक्कर मैदा और सब मिला के बिस्किट बना रहे हैं तो ये उद्योग हो गया। आप जो है कपड़े होलसेल में ख़रीद लिया और उसको टेलर कटिंग करके और मशीन के द्वारा सिल के रेडीमेड वस्त्र बना रहे हैं तो रेडीमेड उद्योग हो गया। इसी तरह से आप देखें कि आप लोहे के जो है ना शीट्स ले आए और शीट को आपने कटिंग करके बढ़िया और उसको वेल्ड करके अलमारी बना दी, टेबल कुर्सी बना दी, ये उद्योग हो गया। तो मशीन के माध्यम से कच्चे माल के द्वारा और लेबर के द्वारा जो चीज़ बनाई जाती है उसको उद्योग कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात सेवा में वो चीज़ है कि हम किसी का रिपेयर, मतलब वो जाब लेके आया तो उसको हमने प्रोसेस करके दे दिया तो वो सेवा। जैसे चक्की, आटा चक्की है, आटा चक्की एक सेवा उद्योग है। उन्होंने मशीन लगा ली, आप जाएंगे अपना गेहूँ ले जाइए, चना दाल ले जाइए और पिसा के ले आइए, तो ये सेवा उद्योग हो गया। इसी तरह से टेंट है, टेंट है में उन्होंने सामान रखा हुआ है तो आपको ज़रूरत है तो टेंट लगा के आपकी सेवा कर देंगे। कृषि उपकरण किराए से देना, कृषि उपकरण आप रख लीजिए और उसको किराए से दे दीजिए लोगों को, सहयोग करिए, सेवा हो गई। आपका ब्यूटी पार्लर है, महिलाओं के लिए जो उद्योग है, ब्यूटी पार्लर में आप जाइए, अपने बिल्कुल ड्रेसिंग वेसिंग फर्स्ट क्लास करा के आ जाइए, उन्होंने सेवा कर दी, ये सेवा उद्योग है। आपका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आप जाइए, आप चाय पी के आ जाइए, आप समोसे खा के आ जाइए, ये एक सेवा उद्योग होगा। ये तमाम तरह के सेवा, फोटोग्राफी है, ऑनलाइन जो है ना ये वर्क है, और साथ साथ फोटोग्राफी है, फ़ोटो स्टेट है ना, फ़ोटो कापी का अलग काम है, ऑनलाइन का, ये भी जो है सब सेवा उद्योग आता है। तो ये तमाम तरह के सेवा उद्योग हैं जिनको हम स्थापित कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि मैंने अलग अलग बताया कि 8वीं पास वाले को 25 लाख तक का उद्योग के लिए प्रावधान है और 10 लाख तक का सेवा उद्योग स्थापित। इसी तरह से यदि निरक्षर आदमी है, कम पढ़ा है 8वीं से, तो वो 10 लाख तक का कोई भी छोटा मोटा उद्योग स्थापित कर सकते हैं और 5 लाख तक का ये सेवा टाइप का कोई काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि 25 लाख तक का इस योजना के अंतर्गत ऋण मिल सकता है और इतने पढ़े लोगों के लिए। अब हम दूसरी बात करें कि 25 लाख तक का लोन तो मिल जाएगा, इसमें कुछ छूट वगैरह है कि नहीं है। तो छूट के लिए इसमें प्रावधान है,
वो क्या प्रावधान है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप जो है लोन लेना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र मतलब 20,000 से कम पॉपुलेशन का यदि कोई क्षेत्र है तो उसको ग्रामीण क्षेत्र माना जा रहा है, और 20,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो शहरी क्षेत्र माना जा रहा है। तो यदि ग्रामीण क्षेत्र में आप उद्योग स्थापित कर रहे हैं, व्यवसाय सेवा उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो आपको 35% अनुदान SC, ST, OBC और महिला किसी भी वर्ग की हो उनको मिलेगा। 35% अनुदान, सामान्य को 25% मिलेगा। तो सामान्य वर्ग के लिए 25% अनुदान है ग्रामीण क्षेत्र में, और SC, ST, OBC और महिला किसी भी वर्ग की हैं तो उनको 35% अनुदान। कौन पूरी 3 चीज़ों में जो भी लोन मिल रहा है वो आपको भवन के लिए, मशीन के लिए, कच्चे माल, सभी चीज़ के लिए जितना भी लोन स्वीकृत हो रहा है उस पर आपको 35% अनुदान मिलेगा और 25% सामान्य को। अब मान लो शहरी क्षेत्र में आप स्थापित कर रहे हैं तो आपको जो है SC, ST, OBC और महिला इनको 25% शहरी क्षेत्र में अनुदान मिलेगा, और जो है मार्जिन मनी अनुदान इसको बोलते हैं, और 15% सामान्य लोगों को मिलेगा। इसमें जो अनुदान के साथ साथ आपको अपने तरफ से शेयर भी जमा करना पड़ेगा। शेयर कितना? बैंक कहता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाओगे तो आपको अपना शेयर भी लगाना पड़ेगा, तब जो है एक प्रकार से बैंक का लोन एक पार्टनरशिप लोन कहलाता है कि आपका पैसा भी उसमें लगा रहे, बैंक का पैसा भी लगा। तो बैंक इसलिए लगवाता पैसा ताकि आपको भी चिंता रहे कि आपका पैसा फंसा है, आप रुचि से काम करेंगे, है ना। अन्यथा कहेंगे बैंक का पैसा डूब जाए तो डूब जाए, हमें क्या लेना देना, नहीं। तो इसलिए बैंक जो है आपका शेयर भी लगवाता है उसमें। तो इस योजना अंतर्गत शासन ने सुविधा दे के रखी है कि आपको मार्जिन मनी जो शेयर लगना है वो आपको शासन भी दे रहा है। ये 35% अनुदान एक शेयर मनी है, मार्जिन मनी है ना। नहीं तो आपको 25% कम से कम बैंक में जमा करना पड़ता। 25% आपको डायरेक्ट लेने जाओगे तो यदि मोटरसाइकिल लेने जा रहे हैं तो वो कहेगा आप 25% आपका शेयर लगाइए, 75% हम दे देते हैं। लेकिन चूंकि ये शासन सहायता दे रहा है तो शासन आपको जो मार्जिन मनी अनुदान 25% अनुदान या 25 जो भी है क्राइटेरिया के हिसाब से आपको अनुदान मिलेगा, उसमें लेकिन 5% आपको लगाना। 5% किसको? SC, ST, OBC और महिला को 5% लगाना है, और यदि कोई सामान्य वर्ग के व्यक्ति है तो उनको 10% अपनी तरफ से हर स्थिति में लगाना पड़ेगा। तो ये मार्जिन मनी आपको लगानी है। कब लगानी है? जब आपका बैंक ये विभागों से स्वीकृत होके, कमेटी से स्वीकृत होके केस आपके पास बैंक में आ जाएगा, और बैंक सब प्रकार से छानबीन करके आपका रिकॉर्ड देख के, आपकी जो है पोजीशन देख के, और जब स्वीकृत करने लगेगा कि ठीक है हम ये आपको स्वीकृत करते हैं, तब आपको आपको अपनी शेयर मनी जमा करनी है। वहाँ आपका अकाउंट खोल के सब कुछ पैसा जमा करना है। तो ये आपको 5% मार्जिन मनी या 10% लगेगी। इस प्रकार से ये लोन और अनुदान का प्रावधान आपके लिए इस योजना के अंतर्गत है। अब बात आती है कि आपको लोन कैसे स्वीकृत होगा। ये मान लीजिए आपने कुछ भी प्रोजेक्ट बना लिया 25 या 10 लाख का, तो स्वीकृत कैसे हो, कहाँ अप्लाई करेंगे आप? तो इसके लिए ये है कि इसमें कुछ मुख्य कागज़ जो लगते हैं उसके आधार पे आपको लोन स्वीकृत किया जाता है ना। तो आपको कागज़ कौन कौन से मुख्य रूप से लगेंगे? एक तो आपको मूल निवासी, ये क्या जो योजना के लिए आवश्यक प्रपत्र, ये आपकी हेडिंग है। मान लीजिए कि योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए आवश्यक प्रपत्र कौन कौन से हैं, तो उनका मैं सीरियली आपको जो है वो विवरण बताऊं। पहला, आपको मार्कशीट चाहिए। आप कम पढ़े, 8वीं से कम पढ़े हैं, 8वीं से ज़्यादा जो भी है, आपको मार्कशीट हो तो अच्छा है ना। मार्कशीट होना चाहिए। मान लो 8वीं आप कहोगे 8वीं पास है लेकिन मार्कशीट नहीं है तो कैसे पता चलेगा, इसलिए आपको मार्कशीट लगेगी। दूसरी बात, कम पढ़े हैं और नहीं है मार्कशीट तो चलेगा आपका, है ना। तो उस हिसाब से आपको लोन स्वीकृत होगा। दूसरा, आपको मूल निवासी का प्रमाण पत्र चाहिए कि आप उस ज़िले के मूल निवासी हैं कि नहीं है। कहाँ के मूल निवासी? जिस ज़िले के मूल निवासी हैं उसी ज़िले में आप ये उद्योग व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। ये इसका क्राइटेरिया है, तभी बैंक स्वीकृत करेगा केस। तो मूल निवासी का प्रमाण पत्र चाहिए। आधार कार्ड चाहिए आपका आधार कार्ड बना होना चाहिए, है ना। आपकी फ़ोटो होना चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ आप जो भी इसमें जो है उद्योग लगाना चाह रहे हैं, अब सेवा व्यवसाय, उसके कोटेशन
है ना। आपको ये भली भांति अध्ययन हो जाएगा कि इसमें मशीन कौन सी लेगी, कहाँ से ले रहा मशीन, तो उसका कोटेशन ले आइए। वो कोटेशन, कच्चा माल कहाँ से ले रहा तो उसका कोटेशन बनवा के ले आइए। वो दर लिख के दे देते हैं आपको कोई भी सप्लायर, तो ये कोटेशन भी उसमें लगेंगे। और एक इसमें पासबुक लगेगी, आपका अकाउंट कहाँ है तो उसकी पासबुक की आपको फ़ोटोकॉपी लगेगी, पासबुक आपको वो ले। और ये कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, एमपी ऑनलाइन में जाके। आपको एमपी ऑनलाइन में वो एक पोर्टल रहता है, वहाँ ले जाइए सब पूरे कागजात, और तब आप वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इसमें एक चीज़ जो लास्ट में जो मैं महत्वपूर्ण है वो बताना चाहता हूँ, वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक जो है स्वयं बनानी पड़ेगी। स्वयं बना सकते हैं तो ठीक है ना। 2 लाख तक की तो आपकी स्वयं की चल जाएगी, लेकिन 2 लाख से ऊपर की प्रोजेक्ट के लिए आपको सीए से कांटेक्ट करना पड़ेगा। सीए आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉपी आपको केस के साथ अप्लाई करनी पड़ेगी, आपके आवेदन पत्र के साथ अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये तमाम जो है कागज़ लेके एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और ये आवेदन जहाँ भी आपको लगाना है, चाहे जिला उद्योग केंद्र में लगा दें, चाहे खादी ग्राम उद्योग में, या खादी, जहाँ आपको कांटेक्ट हो, जहाँ आपने प्राइमरी तौर से देख लिया कि यहाँ से लेना ठीक है, तो वहाँ के लिए आप अप्लाई करिए। तो इस प्रकार से ये आप आवेदन कर सकते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत। और आपका ये प्रकरण एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जिला, ये तीनों संस्थाओं में से किसी एक में पहुंच जाएगा, और वहाँ इस प्रकरण की आपकी छानबीन होती है पूरी। देखा जाता है कि आपने पूरे प्रपत्र लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, क्या है, और पूरे लगाए हो, नहीं तो फिर आपको फ़ोन भी आता है कि आपके अधूरा है प्रपत्र, जो भी है आप खुद भी तलाश कर सकते हो वहाँ जाके कि साहब मेरा आवेदन आया कि नहीं आया, इसमें क्या कमी है। यदि कमी है तो आप वहाँ व्यक्तिगत रूप से भी लगा सकते हैं केस में। और ये पूरा प्रकरण तैयार मतलब कंप्लीट होकर आवेदन, एक कमेटी है, जिला स्तरीय कमेटी, जिसमें कलेक्टर चेयरमैन रहते हैं, महाप्रबंधक उसके सचिव रहते हैं, और ये जो खादी आयोग है और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, इनके भी अधिकारी उसमें रहते हैं। बैंक के लीड बैंक अधिकारी रहते हैं, और स्थानीय बैंकर भी रहते हैं, रोजगार कार्यालय का अधिकारी रहते हैं, सेल टैक्स के जीएसटी के अधिकारी रहते हैं। ये तमाम अधिकारी जो है उन प्रकरणों की छानबीन करते हैं। वो देखते हैं भाई कि इसमें ये चलने लायक है उद्योग के नहीं, आपने अप्लाई किया है, यदि चलना लायक रहता है तो कलेक्टर की समिति उनकी अध्यक्षता में ये प्रकरण स्वीकृत होता है। और स्वीकृत होने के बाद फिर ये जिस आपने संस्था में अप्लाई किया है वो इसको सही करके, है ना, बाकायदा उसमें सैंक्शन लेटर वगैरह सब लगा के, और जहाँ जिस बैंक के लिए आपने आवेदन किया है आपको ये बताना पड़ता है कि हम किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं, हमारा इस बैंक में अकाउंट है और इस बैंक में हम लोन लेना चाहते हैं, तो वहाँ भेज दिया जाता है। इसमें एक खासियत है जो मैं बता नहीं पाया कि आपको अप्लाई करने के पहले उस बैंक में ये सहमति लेनी पड़ती है। आप जाएं वहाँ, जैसे मैं अमुक अमुक उद्योग में लगाना चाहता हूँ, ये रेडीमेड वस्त्र का उद्योग लगाना चाहता हूँ, यहाँ डालूँगा, ये मेरे पास सब है, कागजात हैं सब, आप उनको प्राइमरी तौर से दिखा सकते हैं कि साहब ये डाल रहे हैं, और आप इसमें स्वीकृत कर दें कि नहीं, थोड़ी हमें इसमें बताएं। तो वो कह देंगे ठीक है यार, अभी तो प्रकरण आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन प्राइमरी तौर से मैं कहता हूँ कि आपका प्रकरण आएगा तो हम इस पर ज़रूर विचार करेंगे। हम आपको ये नहीं कह रहे कि नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन जब प्रकरण आएगा तब। तो उसमें लिख देते हैं वो आपकी एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी उनके यहाँ कि मैं अमुक प्रोडक्ट के अंतर्गत इतने का लोन लेना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कृपया इसमें सहमति प्रदान करने की कृपा करें। उस आवेदन पत्र पे वो लिख देते हैं, साइड में क्या लिखेंगे कि प्रकरण आने पर विचार किया जाएगा, है ना। तो इतना वो फिर आप आवेदन उस जो आपने एमपी ऑनलाइन में लगाया आवेदन, वहाँ आप लगा दें, साथ में उसकी कॉपी लगा दें। तो ये सब जो कमेटी के सामने आता है कि इन्होंने बैंक से भी संपर्क कर लिया और पर्टिकुलर बैंक में इनका प्रकरण भेज दिया जाए, तब आपका प्रकरण उस बैंक में भेज दिया जाएगा। अब जो है ये प्रकरण जब कलेक्टर के यहाँ से स्वीकृत होके और बैंक में आ गया तो बैंक आपको बुलाएंगे, है ना, टाइम देंगे कि 10-15 दिन में, 8 दिन में, जितने में कि आप आइए और अपना प्रोजेक्ट पूरा हमें समझाइए, कागजों के साथ आइए। और वो यदि बैंक मैनेजर उचित समझते हैं आपके प्रकरण में इंटरव्यू लेने के बाद, तो आपसे कहेंगे ठीक है आप मार्जिन मनी जमा कर दें, और जो भी आपको मार्जिन मनी जमा करनी है वो जमा कर दीजिए। और फिर कुछ दिन बाद जो है ना
वो आपको एक स्वीकृति पत्र देंगे कि आपका प्रकरण इतने इतने लाख रुपए के लिए स्वीकृत किया जाता है ना। और आप अपना कोटेशन वगैरह दे दें तो कोटेशन के आधार पे आपको ड्राफ्ट बन जाता है। मशीन वाले का ड्राफ्ट बनेगा, कच्चे माल है तो कच्चे माल के लिए, भवन है तो भवन के लिए। और ये ड्राफ्ट के माध्यम से या चेक के माध्यम से आपको पेमेंट उस सप्लायर के लिए होगा, और वो इस तरह से आपको जो है निर्माण कार्य करेंगे, भवन का निर्माण करें या मशीन या कच्चे माल जो भी सप्लाई का काम करेंगे। इस तरह से आप जो है लोन लेके और जो सभी गतिविधियां पूरी करके आप अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। और जब स्थापित हो जाएगा, चालू हो जाएगा, तो चालू होते समय आप चाहें तो जल उद्योग केंद्र के अधिकारियों को, बैंक को बुला लेंगे, तो एक प्रमाणीकरण हो जाएगा कि वास्तव में आपने लोन लेके और जो है उद्योग प्रारंभ कर दिया है। वो अच्छी भी चीज़ है। मैं तो ये कहूँगा कि चाहे छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग हो, जो भी जो है आप स्थापित कर रहे हैं उसका आप प्रचार प्रसार ज़रूर करें। पेपर के माध्यम से करें कि मेरा अमुक उद्योग प्रारंभ हो गया है। आप जो है स्टिकर के माध्यम से करें, गाड़ियों में लगा दें, दुकानों में लगा दें कि हमारा अमुक उद्योग यहाँ स्थापित, अमुक व्यवसाय स्थापित हुआ है। आप जब उद्घाटन करें तो उसमें आजू बाजू के लोग, बाहर के लोगों को, कंसर्निंग लोगों को, जो उस उद्योग से संबंधित हैं, सप्लायर ये वो सब, उनको आप ज़रूर आमंत्रित करें, तो आपका प्रचार एक साथ हो जाएगा, है ना। नहीं तो महीनों में, सालों में होगा। दुकान आपने कहीं खोली है अपनी कॉलोनी में, तो कॉलोनी वालों को बुला लें। जैसा हमने किराने की दुकान खोली हुई, बैंक वालों को भी बुला दें, उनको चाय पिला दें, जो बन सके, है ना। भगवान की कथा यदि आपने की तो प्रसाद खिला दें, तो आप वहाँ आएंगे, सब आशीर्वाद देंगे, आपको जो है प्रशंसा करेंगे। और लोग कहेंगे कि यार इन्होंने इतना किया, चलिए शुभारंभ कर देते। आप कह सकते हैं साहब कि आपके हाथों से यदि शुभारंभ हो जाएगा तो बड़ी हम कृतार्थ हो जाएंगे, हम आभारी रहेंगे। तो आपके यहाँ से कुछ खरीद भी से, भले 5 रुपये की चीज़ खरीदे, लेकिन एक साथ जो है आपका जो है प्रचार भी चालू हो गया और आपके यहाँ कुछ आमदनी भी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें प्रचार भी हो जाएगा और हमारा प्रमाणीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से आपका उद्योग जो है स्थापित हो जाएगा। अब आपको केवल ये करनी है कि एक अकाउंट खोल दीजिए आप बैंक में, और वो अकाउंट काहे का रहेगा, आपका रिकरिंग अकाउंट रहेगा। रिकरिंग अकाउंट मतलब आपको जो है ना इतने रुपए महीने उसमें जमा करना ही है ना, 5,000, 10,000 या पर डे का। तो ताकि जो पैसा आपके पास इकट्ठा रहे साल भर में, तो साल भर में आप भविष्य के लिए जो भी मशीनरी खरीदना चाहते हैं, भवन बनाना चाहते हैं, उससे बना सकते हैं। और एक सेविंग अकाउंट रखिए। सेविंग अकाउंट में आप अपना थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पैसे डालते जाइए, है ना। और ताकि जो है महीने के अंत में आपको बिजली का बिल भरना है, किस्त भरनी है, वो सब तमाम चीज़ें उसके माध्यम से भर सकें। तो एक रिकरिंग का खाता खोलिए। जो रिकरिंग का खाता भविष्य के लिए रहेगा, जो साल भर में आपके पास पैसा रहेगा, उसके माध्यम से आपका उद्योग विस्तार कर सकते हैं और कुछ और भी प्रॉपर्टी जो भी खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं। नहीं तो जितना पैसा आएगा वही सब खर्च हो जाएगा, है ना। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट से फ़ायदा होगा आपका। सेविंग अकाउंट से आपकी बचत होती रहेगी, जो महीने में आप नियमित रूप से किस्त। और सबसे बड़ी लास्ट में चीज़ आप यह ध्यान रखें, आपकी गांठ बांध लें कि आपकी जो किस्त देनी है ना, जो किस्त की राशि है, वो आप ज़रूर जो है नियमित रूप से 4 तारीख है तो 4 के पहले ही चुका दें। और यदि आपने ये एक सिद्धांत में गांठ बांध ली कि हमें 4 तारीख है तो 4 को ही चुकाना है, 4 के पहले चुकाना है, और यदि ये रिकॉर्ड आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल बना लिया, तो आप बैंक के बहुत बड़े जो है महान खातेदार कहलाएंगे, बहुत ही जो है ना सक्सेसफुल खातेदार कहलाएंगे। तो उसमें आपकी वाहवाही उनके रीजनल मैनेजर, बड़े हेड ऑफिस तक की, ये हमारे खातेदार बहुत बढ़िया हैं, इनकी नियमित किस्त आती है। और जब भी आपको लोन की ज़रूरत होगी, आपको भी लोन मिलेगा, आपके रिश्तेदारों को भी, आपके बेटे बेटियों को भी लोन मिल जाएगा, क्योंकि आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो इस तरह से मैंने बताया कि आप प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लोन लेके और बहुत अच्छी तरह से अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। इसमें आपको अनुदान का भी लाभ मिलेगा और लोन जो है आपको पर्याप्त मिल जाएगा। साथ में जो लोन मिल रहा है वो भी सस्ती दरों पर मिलेगा, केंद्रीय शासन के बैंकों के माध्यम से मिल रहा है। तो वैसे ही जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को बहुत कम से कम राशि पे ऋण दिया जाता है। तो कम राशि में आपको जो है ये लोन भी मिल जाएगा। इस प्रकार से आप जो है 25 लाख तक का उद्योग
या सेवा व्यवसाय 10 लाख तक का आप स्थापित कर सकते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत। और ये योजना बहुत अच्छी चल रही है। इसके माध्यम से अभी प्रकरण जो है प्राप्त किए जा रहे हैं तीनों संस्थाओं में। और आपका प्रकरण जो है सभी प्रकार से यदि औपचारिकताएँ पूरी करेगा तो निश्चित रूप से स्वीकृत हो सकता है। ये योजना आपके लिए बहुत लाभदायी होगी। मेरा ऐसा सुझाव है कि जिसको भी स्वरोजगार स्थापित करना है इस योजना के अंतर्गत लोन लेके स्थापित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भाइयों बहनों, आपने बहुत ही जो है रुचि लेकर और गंभीरता से मेरी बात सुनी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करते हैं कि आप भली भांति उद्योग व्यवसाय ये स्वरोजगार स्थापित कर सकें इस योजना के अंतर्गत। और आपको यदि किसी प्रकार की भी कोई जो है शंका समाधान करना है, किसी प्रकार का सुझाव चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9753680712। नाम है हमारा SL मेहरा, रिटायर्ड महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केंद्र, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। मैं जिला उद्योग केंद्र में महाप्रबंधक था, वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और अभी हमारा एक NGO भी चलता है जिसका नाम है प्रेरणा भारती सामाजिक कल्याण संस्था। इसके माध्यम से हमने अभी 500 लोगों को प्रशिक्षण दिया है। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो प्रशिक्षण दिया है उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उस प्रशिक्षण का नाम है उद्यमिता विकास प्रशिक्षण। जिस कैंडिडेट को भी उद्योग व्यवसाय लगाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ज़रूर लें, और इसको प्रशिक्षण लेने के बाद ही यदि उद्योग स्थापित करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये मेरी मतलब गारंटी है। तो इस योजना के अंतर्गत हमारी संस्था ने अभी तक 500 लोगों को जो है ट्रेनिंग उपलब्ध कराई है, और साथ में लगभग 15,000 लोगों को हमने मार्गदर्शन दिया है उद्योग व्यवसाय स्थापित करने हेतु। तो हमारी संस्था अभी भी कोई लेना चाहेगा तो उनको उद्यमिता विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। 4 सप्ताह का प्रशिक्षण रहता है, और इसमें 3,000 रुपये का व्यय जो है OBC और मतलब जनरल वालों के लिए आता है, और OBC वालों के लिए 250 रुपये की फ़ीस रखी है, और SC ST और महिला और BPL वालों के लिए 2,000 रुपये फ़ीस रखी है। इस फीस के माध्यम से हम जो है आपको 4 सप्ताह ट्रेनिंग देते हैं विभिन्न विधाओं में, जैसे मार्केटिंग कैसे की जाए, कौन सा उद्योग व्यवसाय लगाएं, अकाउंट कैसे मेंटेन करें, उसके जो है सर्वे कैसे करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, और फिर पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के आपकी जो है ना पूरा प्रकरण तैयार करा के जितना भी आपको लोन जिस प्रोजेक्ट में लेना है वो संबंधित बैंक में हम एप्लीकेशन लगवाते हैं, मतलब उस विभाग में लगवाते हैं, और विभाग में लगवाने के बाद उसको पास करा के बैंक में भिजवाते हैं। ये इतना जो है काम इस प्रशिक्षण के अंतर्गत किया जाता है, और इसका प्रमाण पत्र देते हैं जो प्रमाण पत्र लोन में जो है काम आता है। तो ये हमारी संस्था जिसका नाम है प्रेरणा भारती सामाजिक कल्याण संस्था, उसका मैं संचालक भी हूँ। ये ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं, उसके लिए भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर उसके लिए भी है, नंबर है 9753680712, है ना। तो प्रशिक्षण के लिए भी ये नंबर है, आप लोग प्रशिक्षण हेतु भी संपर्क कर सकते हैं। और हम फिलहाल ये प्रशिक्षण जो है नरसिंहपुर, जबलपुर, भोपाल और छिंदवाड़ा में प्रारंभ करना चाहते हैं 15 दिन के अंदर। लेकिन हमें कम से कम 30 कैंडिडेट चाहिए। 30 कैंडिडेट जहाँ भी हमें इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो महिला हो, वो उसमें शिक्षित बेरोजगार, युवक, युवती, लघु उद्यमी सभी शामिल हैं, है ना, जिनकी उम्र जो है ना 18 से 45 तक की हो, उनके लिए इसमें प्रायोरिटी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के लिए, और सभी लोगों के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।